नजीर साहब। देखें, उस वक्त इलेक्शन लड़ना था, उन्होंने, इलेक्शन हो गया। अब उस इलेक्शन में चूंकि उनको हार हो गई, और वो हार जो है उनके मुंह पे हमेशा के लिए कालक मल दी गई। अब लोग मोदी का मुंह सफेद नहीं देखते, वो काला देखते हैं। अब ये अपने मुंह से कालक हटाने के चक्कर में है कि सिंदूर 2 मैं रखूंगा। ये उनको इसने झांसा दिया हुआ है। मैं ये अर्ज करूं, ये सिंदूर 2 लॉन्च नहीं कर पाएगा। इसको करवाएगा अगर कोई, वो इजराइल करवाएगा। वो अफगानिस्तान को भी, हिंदुस्तान को भी इजराइल शह दे रहा है। अब उन्होंने वेरी अनफॉर्चुनेटली एक और हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क यूएई जो है, खासकर दुबई जो है, वो भी उस तरफ ग्रेविटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को इसको बहुत ही संजीदगी से लेना होगा कि अगला मार्का जो होगा वो अकेला शायद हिंदुस्तान ना हो, उसमें अफगानिस्तान भी होगा, इजराइल और भी ज़्यादा क्या कहते हैं कि बुरे तरीके से उनके सपोर्ट करेगा। मैं अच्छे तरीके से नहीं कहने वाला, बुरे तरीके से उनको सपोर्ट करेगा। तो लिहाजा ये दो चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ, ये जो न्यू नॉर्मल है इसका तोड़ हमारे पास है। सबके जहनों में ये अखज़ हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल समझ हो जाना चाहिए कि न्यू नॉर्मल हमारा भी ये है कि अगर करेंगे, हमारी वायलेशन करेंगे सॉवरेनिटी की, और हम इसी तरह तुम्हारा मुंह भी काला करेंगे और तुम्हें सबक भी सिखाएंगे। एक और चीज़ बड़ी अहम है उनके अवाम के लिए, उनकी अवाम को भी फ़ायदा ये समझ आनी चाहिए कि अगर ये इस किस्म की हरकत करेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए या अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, तो हिंदुस्तान का, उसके लोगों का इतना नुकसान होगा कि उनको समझ आ जानी चाहिए कि उनके जो लीडर हैं वो क्या कर रहे हैं। बाय द वे, ये आप समझें, जो सियासी पार्टियां होती हैं ये मुल्क से ज़्यादा वफादार नहीं होती, ये ज़्यादा वफादार होती हैं अपने इक़्तिदार से। तो ये मोदी की जो पार्टी है आरएसएस, ये तो हिंदुत्व पार्टी है ये, इसलिए एंटी मुस्लिम उनकी फॉरेन पॉलिसी भी है, डोमेस्टिक पॉलिसी भी है, और मिलिट्री स्ट्रेटजी भी है उनकी। तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा वाक़या हो, खुदा न करे ऐसा मौका आए, लड़ाई अच्छी नहीं होती, जंग अच्छी नहीं होती, लेकिन बात यह है इतना बड़ा सबक सिखाना चाहिए कि पिछले मई से 10 गुना बड़ा सबक हो, ताकि उसकी आवाम को भी कि अगर ये ऐसे करेंगे तो हमारे लीडर्स का कसूर है और हम इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, ताकि वो उनको कॉन्फिडेंट करें। बाय द वे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा कन्ना साहब, आपने नज़ीर साहब की बात सुनी, नज़ीर साहब ने जो पॉइंट सामने रखे हैं, आप क्या पहले तो उन पॉइंट पे मुझे अपना ओपिनियन देते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। कन्ना साहब हमारे साथ हैं? जी कन्ना साहब, आपने नज़ीर साहब ने जो पॉइंट सामने रखे हैं आपने वो सुने हैं सर? नहीं, मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया, तो मुझे भी आपने दोबारा लिया। अच्छा ठीक है सर, बात कुछ इस तरह से हो रही है कि क्या भारत जब भी वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में या पाकिस्तान के ऊपर वहाँ पे खुद फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देता है, यानी कि वो मुसलमानों का खून बहाता है, और ये इससे उसने आगे भी बाज नहीं आना। मोदी के एक हुकूमत का तर्ज सियासत है ना एक उसका, तो उसने उससे बाज नहीं आना। अब तो चले बिहार के इलेक्शंस हो गए, ये सूरत हाल निकल गई जिसपे उसने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया था। आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं कि जो इंडियन आवाम है वो मोदी को 5 साल पूरे करने देगी, या उससे पहले कहीं कोई इधर उधर जाता देख रहे हैं, निकलता देख रहे हैं इनको? कन्ना साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंची? मोदी साहब का आप देख रहे हैं कि टेन्योर पूरा होता हुआ देख रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि आवाम को, वहाँ की आवाम को भी समझ आ गई है कि फॉल्स फ्लैग होता है और भुगतना उन लोगों को पड़ता है, और अब वो इनके अगेंस्ट हो गए हैं या अगेंस्ट मजीद होते जा रहे हैं? टेन्योर पूरा होता देख रहे हैं? मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है टेन्योर पूरा होना, क्योंकि ये बंदा एक्सपोज हो गया है, और अभी उसके अपने, ना सिर्फ उसकी अफवाज के लोग, सर्विंग भी, रिटायर्ड भी, उसके थिंक टैंक भी और उसके अवाम भी, और उसके हर बंदा दुनिया में अमन चाहता है। ये हमने एक P5 कैंपेन लॉन्च की थी अमन के लिए ईरान की और US वार में, तो इतना रिस्पांस है, और रिस्पांस किधर से है? हत्ता कि इजराइल से, मिडल ईस्ट से, USA से,
آل اوور دی ورلڈ ہر بندہ دنیا کا، انڈیا سے ہر بندہ دنیا کا امن چاہتا ہے، کوئی بلڈ شیڈ نہیں چاہتا، کوئی جنگ نہیں چاہتا، کوئی ڈسٹرکشن نہیں چاہتا. یہ جو اوپر ٹاپ چند بندے ہیں یہ اپنی سیلفش، اور کوئی گورنمنٹ بچانا چاہتا ہے، کوئی رجیم بچانا چاہتا ہے، کوئی الیکشن بچانا چاہتا ہے، اور کوئی مال بنانا چاہتا ہے. یہ چند ایک اوپر گورنمنٹ میں بیٹھ کے یہ دنیا میں جو دنیا کا حال کیا ہوا ہے وہ میرا خیال ہے وقت ختم ہو گیا، چلا گیا. ابھی ایران بار کے بعد اور صندور یہ ان کے بن کے اور نعرہ کہ ہمارے مار کے حق کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی کسی قسم کی، کوئی گنجائش نہیں رہے گی کہ یہ اس کو فردر کر سکے. دنیا میں وار فیئر ختم ہوگی، لوگ امن سے رہیں گے. بالکل. اچھا کرنا صاحب ایک اور پوائنٹ بھی ہے، چونکہ میں نے ڈسکشن کو دوسرے پوائنٹ پہ بھی لے کے جانا ہے. مارکہ حق کے بعد اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کا، پاکستانی عوام کا مورال کتنا بلند ہوا ہے، اور اسپیشلی اگر پاکستان کی ہم اوورال پوزیشن دیکھتے ہیں، الحمدللہ اس ایک سال میں پاکستان نے بڑی عزت سمیٹی ہے. پاکستان ثالثی کے طور پہ بھی سامنے آیا ہے. پاکستان ایک بڑی اہم قوت بن کے جو ہے وہ عسکری قوت بن کے سامنے آیا. ایک جنگ جیتی ہم نے، اور جس کی دھوم ہر سائڈ پہ پوری دنیا میں ہے الحمدللہ سے. کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پاکستان میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور کیا آنے والی ہیں اس سب کے بعد؟ پاکستان جی دنیا کو انشاءاللہ تعالی ان میں سے ہوگا جو دنیا کو لیڈ کریں گے، جو دنیا کو امن دیں گے، جو دنیا کو خوشحالی دیں گے، جو دنیا میں اپنی سیلف ڈیفense اور اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیکیورٹی دیں گے. آپ ایک بہت بہتر پیریڈ دیکھیں گے، اور پاکستان کی اپنی سارے جتنے بھی قرضے ہیں کلیئر ہوں گے اور بہتر سے بہتر صورتحال ہوگی انشاءاللہ. جی نذیر صاحب سیم کوشچن سر آپ سے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے ٹائم میں پاکستان نے جس طرح سے کامیابیاں سمیٹی ہیں؟ اب یہ جو سال تھا نا میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بہترین سالوں میں سے ایک سال تھا کہ ہر طرح سے پاکستان نے ایک اچھا کام کیا ہے. پاکستان نے سفارتی کامیابیاں سمیٹی ہیں. پاکستان کیا ڈنکا بج رہا ہے ہر طرف. ایک تو ثالثی کے طور پہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، امریکہ کے ایوانوں میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی گونج ہے وہاں پہ، اور قرارداد بھی وہاں پہ پیش کی گئی ہے. دوسری سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا نے بھی سلامتی کونسل میں امریکہ کی ایران مخالف قرارداد مسترد کرتی ہے، اور پاکستان کے ثالثی کی کوششوں کی بھی تعریف کی ہے. ایک طرف مارکہ حق ہے، ایک طرف ثالثی کی کوششیں ہیں. نو ڈاؤٹ پاکستان ماشاءاللہ ابھر کے جس طرح سے سامنے آیا ہے. کیا پاکستان نے کیا کچھ گین کر لیا ہے، فردر اب کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ گین کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو یونائٹڈ نیشنز بنا تھا یہ امن کے لیے بنا تھا، نہ کہ جنگ کے لیے بنا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار میں جو تباہی ہوئی، ملینز اینڈ بلینز لوگ مرے بغیر کسی وجہ کے. اس کے بعد یو این بنا تو ان کا بنیادی مقصد ہی پیس بلڈنگ تھا اور پیس میکنگ تھا. پاکستان اسی یو این کے چارٹر کو فالو کرتے ہوئے جو موجودہ رول ادا کیا ہے پاکستان نے، وہ وہی ہے جو پچھلے 60 سال سے ادا کرتا آ رہا ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن پیس بلڈنگ میں اور پیس کیپنگ میں پاکستان کی ہے. پاکستان کی فوج پوری دنیا میں جاتی ہے، جہاں جہاں بھی خلفشار ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی کوئی تنازع ہوتا ہے تو یونائٹڈ نیشن پاکستان کی فوج کو وہاں منگاتی ہے اور وہ اپنا حق ادا کرتے ہیں. اب یہی چیز ہمارے ڈپلومیسی نے کی ہے اور یہی چیز اب ہماری سینئر لیڈرشپ نے کی ہے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم اس وقت پیس کیپنگ سے زیادہ پیس میکنگ میں بھی آگے ہیں. فائزہ دس از اے پیس میکنگ پروسیس. آپ انٹرمیڈیری تھے، اب باقاعدہ آپ میڈیٹر بن گئے ہیں. آپ کا رول صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا آفس دیا ہے یا وینیو دیا ہے، آپ باقاعدہ دونوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہو کہ یہاں یہ کر لو، یہ کر لو، یہاں کمپرومائز کر لو، یہاں گیو ان کر دو، یہاں ایکسیپٹ کر لو. یہی رول ہوتا ہے جو آپ نے پہلے کہا کہ پاکستان یہ سال جو ہے بہت بہت اہم سال ہمارے لیے چل رہا ہے. دیکھیں پاکستان ایک مڈل پاور کے طور پہ ابھرا ہے. بائی دا وے یو آر دا 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، 250 ملین پیپل، 6.5 لاکھ فوج ہے جو پچھلے 60 سالوں سے بار بار جنگ کے اس سے گزری ہے بھٹی سے، اور ہر دفعہ کندن بن کے وہ باہر نکلی ہے. تو ایک کندن جیسی میں نے سونے جیسی آپ کی فوج ہے.
5वां सबसे बड़ी पॉपुलेशन जी। है। आपकी जो लोकेशन है वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, पैसिफिक, वो सबको यूनाइट करती है। ये सारी की सारी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं बाय द वे। अब जरूरत किस चीज की थी, वो जी थी इन तीनों को इकट्ठा करने की। हमारी जो लीडरशिप है, इन्होंने इन तीनों चीजों को एम्प्लॉय किया, जैसे करें इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह, ये किया। बहुत बेहतरीन तरीके से किया जी। हाँ, और अब आप माशाल्लाह सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप एक मिडिल पावर हो, जी, अब जी। आपने आप को एक टारगेट देना है कि वी हैव टू डेवलप आवरसेल्व्स इनटू अ ग्रेट। नजीर सर, तो रोल, अब जी, जो जी। नया रोल आया है, तो जी, दिस जी। इज व्हाट इट इज कि हम रोल अदा कर सकें, इसके लिए तैयारी करें। और एक जुमला मुझे कहने दें, जो सऊदी अरब के साथ हमारा पैक्ट हुआ है, वो क्वालिटेटिवली उसने हमारे रोल को बदल दिया है। बाय द वे, क्वालिटेटिव तब्दीली आई है, मैंने क्वालिटेटिव चेंज आई है कि पाकिस्तान इज नाउ नॉट ओनली डिप्लोमेटिक फील्ड में मीडिएटर है, आप मिलिट्री फील्ड में भी क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइडर हो और प्रोटेक्शन और डिफेंस प्रोवाइडर हो। बाय द वे, आप इस रोल के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा, मीडिया को भी करना होगा, और शराफियों को भी करना होगा, और स्कॉलर्स को भी करना होगा। फौज पहले तैयार बैठी है, इंडस्ट्री को भी, बिजनेस को भी। तो ये एक जॉइंट वेंचर है हमारा कि वी डेवलप आवरसेल्व्स इनटू अ ग्रेट पावर। बाय द वे, दिस शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव नाउ। अच्छा नज़ीर हुसैन साहब, ये तो आपने कहा कि हमें किस तरह से अपने आप को रेडी करना होगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं कि ईरान के साथ झड़पों के बावजूद सीज़ फायर बरकरार है, मुज़ाकरात भी जारी हैं, मुआहिदा किसी भी वक्त हो सकता है, अमरीकी सदर पर उम्मीद हैं। अच्छा, इनके अगर मैं ट्वीट्स की बात करती हूँ तो सुबह ट्वीट कुछ और होता है, दोपहर में ट्वीट कुछ और होता है, बल्कि अगर यूँ कहें कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनका मूड भी जो है वो तब्दील होता रहता है, ट्वीट भी स्विंग होते रहते हैं। इस ट्वीट को लेके इसमें वो मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं, जंग की बात भी कर रहे हैं, और वायलेशन की बात भी कर रहे हैं कि झड़पें भी हुई हैं, लेकिन साथ साथ सीज़ फायर की बात, अमन की बात भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल हैं कि ये सारी चीज़ें भी एक साथ, मुज़ाकरात भी होते रहें, झड़पें भी होती रहें, मतलब पोस्टरिंग में ये सारा कुछ पॉसिबल है? देखें जी, आपने खुद ही ये मेरे ख्याल में एक्सप्लेन कर दिया। ये एक सुपर पावर है, उसका जो प्रेसिडेंट है वो खुद बिलियनर है बाय द वे, और ये उसका सेकंड टेन्योर है। दो चीजें। तीसरा, वो सेल्फ मेड है, उसको दुनिया का पता है कि दुनिया काम कैसे करती है। अमेरिका एक सुपर पावर है, उसका CIA, उसका पेंटागन, उसकी मिलिट्री, और उसके पास 800 अड्डे हैं दुनिया के अंदर। वो जो 800 अड्डे थे वो लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं थे। ये जो GCC के अंदर अड्डे थे वो अपनी पावर प्रोजेक्शन के लिए थे। बाय द वे, वो अपनी हजमनी कायम करने के लिए थी। अगर मेरे और आपके पास भी पावर इतनी हो फायदा, मैं और आप शायद इससे भी ज्यादा कोई हरकत करें। कहने का मेरा मकसद है कि देखें, ये जो नेगोशिएशंस होती है ना, मैं आप संजीदा बात करता हूँ, ये जो नेगोशिएशंस होती है ये बाकायदा सिखाई जाती हैं। उसके अंदर ब्लफ करना, बाय द वे, ब्लफ, प्रोपेगेंडा करना और अनसर्टेनिटी जानबूझ के क्रिएट करना। तो अब ट्रंप साहब जो हैं वो अनसर्टेनिटी जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं ताकि ईरान जो है वो हर वक्त अपने टोज के ऊपर रहे, हर वक्त वो क्या कहते हैं कि अलर्ट रहे। ये क्या, और कब तक वो अलर्ट रहेगा? बाय द वे, एक लिमिट होती है फटीग डेवलप होने की, और वो कोशिश कर रहा है कि ये वेट एंड सी का जो प्रोसेस है इसमें ईरान के अंदर फटीग डेवलप हो, क्योंकि अभी ईरान वो बात नहीं मान रहा जो इजराइल चाहता है। वो ये चाहता है कि पहले गो में न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो प्रोविजनल क्यों ना हो। ईरान उसके ऊपर नहीं आना चाह रहा, और सही नहीं आना चाह रहा, क्योंकि उसका फ्यूचर का मुस्तकबिल का सवाल है। पाकिस्तान ने भी जब जब हमने एक्वायर किया ये डिटरेंस, उस वक्त हमने भी ऐसे किया। बाय द वे, दिस इज द अल्टीमेट इक्वलाइजर। ये जंग या तो हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए, अभी वो स्टेज नहीं आई, अब सिर्फ सीज फायर होगा। ये सीज फायर फायजा कंटिन्यू करेगा, छोटी मोटी वायलेशंस होती रहेंगी। आप इनको वायलेशन समझें, आप ये ना समझें कि जंग पे जाएगी। जंग
हैज स्टॉप, कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करेगा, एक जंग और होगी या और जंगें भी होंगी डाउन द लाइन, 2 साल बाद, 5 साल के बाद, जब भी होगी, क्योंकि असल इशू जो है वो इजराइल की बिब्लिकल क्लेम है कि मुझे यूफ्रेटिस से लेकर नाइल रिवर तक ये मुझे अल्लाह ने एक कॉवेनेंट दिया गया है। वो जो 10 कमांडमेंट्स हैं उनको वो कहते हैं कि देखो लॉज, कि अल्लाह ने हमें 10 कमांडमेंट के अंदर ये भी चीज़ अता की है कि सारा इलाका आपका है। बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, ये सारा बनावट है। अब जब तक कि वो पीछे नहीं हटेगा, उसको एक ही कंट्री से ख़तरा है इस वक्त, मुस्तकबिल कुछ भी हो सकता है। आज एक ही कंट्री है, वो ईरान है, जो पीछे नहीं हट रहा और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम उसकी अल्टीमेट शील्ड है। बाय द वे, जिस तरह उनका आयरन डोम है, ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आयरन डोम है। नज़ीर साहब, मैंने एक मौलाना साहब से अपने प्रोग्राम में बात की थी, अलामा साहब से, और उन्होंने कहा कि ये जो फतवा है कि न्यूक्लियर जो है वो बॉम्ब नहीं बनाएगा ईरान, वो तो आयतुल्लाह अली खामेनी साहब के साथ वो फतवा जो है वो उसकी जो बाइंडिंग है वो ख़त्म हो गई है। अब अगर इसे ये रिस्पेक्टेड वे में लेके चलते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो बाइंडिंग जो होती है फतवे की वो ख़त्म हो गई है। अब सूरत हाल में आपको लगता है कि ईरान वाकई न्यूक्लियर पार्ट की तरफ जाएगा, बनने की तरफ? अगर अमेरिका ने अपना रवैया और इजराइल ने अपना रवैया ना बदला, ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ईरान आजकल इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा रहा है। 2 अमेरिकन बड़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट थी उनकी अपनी डिपार्टमेंट्स की तरफ से, फॉर्मल रिपोर्ट, और IAEA की रिपोर्ट भी यही थी कि उनको कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि ईरान अपने यूरेनियम को वेपनाइज करने की तरफ जा रहा हो। लेकिन ये तो पहले की रिपोर्ट थी ना, वॉर से पहले की रिपोर्ट थी ये। देखिए, अब इस वक्त ये भी हमें पता होना चाहिए टेक्निकली कि न्यूक्लियराइजेशन का जो प्रोसेस है ये बड़ा लंबा होता है। सिर्फ आपको यूरेनियम नहीं चाहिए कि मुट्ठी भर कि आपके पास चंद किलो है और वो आप जाके कल उसको वेपनाइज कर लोगे। ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है और वो छुपाया नहीं जा सकता वायदा, क्योंकि IAEA रेगुलर तौर के ऊपर ईरान की इंस्पेक्शन करती है और वो करती रहेगी, क्योंकि अभी वो उनके मेंबर हैं। वो NPT के मेंबर भी हैं बाय द वे ईरान। तो ईरान के लिए हनूज दिल्ली दूरस्त जिसे कहते हैं कि अभी लंबा सफ़र है उनके लिए। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है जो पाकिस्तान ने इख्तियार किया कि ईरान को ये तसल्ली दिलाई जाए, उनको भरोसा हो कि दुनिया में मुल्क ऐसे हैं जो जब मुश्किल पेश आएगी तो वो उनको अवेलेबल होंगे सपोर्ट करने के लिए। देखें, जितना आप ईरान को डराओगे उतना ईरान डरेगा और फिर उतने खूनख्वार, मैं लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा खूनख्वार होगा, क्योंकि उनके लिए ये सर्वाइवल का इशू है बाय द वे। अब अगर इजराइल वो उसको दुश्मन समझता है, अमेरिका दुश्मन समझता है, तो मुझे बताइए क्या उन लीडरशिप की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने 100 मिलियन, ईरान के 100 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है, उनको बस सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उनको सिक्योरिटी मुहैया करे हर पॉसिबल तरीके से। चाहे मैं मुझे डर लग रहा है बाय द वे मेरा फील्ड है ये, मैंने बहुत कई दहाई ये काम किया है। मुझे ये फिक्र ये है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने अपना रवैया ना बदला, बार बार जंग मुसल्लत की और अपना वो जो बिब्लिकल क्लेम है उसको कोई अमली शक्ल देने की कोशिश की, तो सिर्फ ईरान नहीं, मैं आपको बताऊं अरब कंट्रीज भी उसके खिलाफ हो जाएंगे। बाकी मुसलमान तो है ही हैं, ये GCC की कंट्री भी नहीं उसको होने देंगे। लिहाजा उनके लिए एक ही बात है कि आप टेबल पे बैठें और एग्रीमेंट करें कि हम आप पे जंग नहीं मुस्तरद करेंगे, हम आपको टुकड़े नहीं करेंगे, हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप एज ए नेशन अपने चार दीवारी में रहो। मेरा ख्याल है दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, और यही पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की डायरेक्शन है और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, क्योंकि सफ़र चल पड़ा इस तरफ। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया नज़ीर हुसैन साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो कि प्रोग्राम में रही। बहुत शुक्रिया कनेक्टर SF कुरैशी साहब, आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।